नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चुनिंदा है और जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पिछले साल के किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक को उठा कर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं सेट बाय सेट में, वो वहाँ से ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, अभी का डेट देख लीजिए जब हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो को, और इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाले हैं देखिएगा, यहाँ से प्रश्न लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 100% इसकी गारंटी है। ठीक है, ये 100 में 100 अगर 20 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो इतना तो निश्चिंत है कि इससे 15 से 17 18 को प्रश्न इससे ही आएंगे। ठीक है, जो हम सेट लेके आ रहे हैं आपके लिए। कोशिश कीजिएगा इसमें अंत तक बने रहिएगा, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, या ऑल पीसीएस का, किसी भी पीसीएस का कर रहे हो, या एसएससी का कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर आप सीडीपीओ का कर रहे हो, या एनटीपीसी, या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, बैंक, रेलवे, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हम आपके लिए हमेशा अपडेटेड डेटा लेके आते हैं। ठीक है, प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में भी, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदे नहीं होंगे। कभी कभी आपको जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आप गलत करके आते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि आप भूल जाते हैं या फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। ये आपको डेटा ही गलत मिल जाता है, पुराना डेटा होने की वजह से आपको गलत रहता है। आपको हमेशा हम नया डेटा लेके आएंगे और आपको ध्यान से और ट्रिक बाय ट्रिक आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे, हमारा यही कोशिश है कि आपको वो याद रहे हमेशा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मुंबईयान नामक पद, क्या मुंबईयान नामक जो पद है इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। मुंबईयान नामक जो पद शैली का जो जन्मदाता माना जाता है वो बाबर को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अकबर था। ठीक है, और अकबर का बेटा जहांगीर। तो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन रहे? अकबर रहे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, ये खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा ना। चलिए देख लेते हैं, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राणा सांगा और बाबर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं जो है गद्दी पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी, ये डेटा आपको याद रखना है। 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। ठीक है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में। चौसा, इसको याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539, चौसा 39। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है हमारा, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1495 ईस्वी में। ठीक है, 1495 ईस्वी में बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो अगला देखते हैं हम लोग, फरगना के बारे में जानते हैं। फरगना आखिर है कहाँ? फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान, तो आपको पता होगा, जो अफगानिस्तान से ऊपर है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान के ही है, उज्बेकिस्तान में ही है फरगना। ठीक है, तो फरगना कहाँ है अभी? उज्बेकिस्तान में है। चलिए देखते हैं आगे। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो वो है 5 बार। भारत पर कितने बार आक्रमण किया था बाबर ने? तो 5 बार किया था। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध का बात किया जा रहा है, तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526
1526 में। ये डेटा आपको याद रखना है, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर गद्दी पर कब बैठा था? तो 1495 ईस्वी ना, 1495 ईस्वी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं उस पुस्तक का नाम बाबर ने लिखा है, तो बाबर नामा। किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा है, तो बाबर नामा कहलाता है। वो पुस्तक क्या कहलाता है? बाबर नामा कहलाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है हम लोग का, बाबर नामा की फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ख्वाजा मुइनुद्दीन, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको अगर सही से ध्यान से पढ़िएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मुइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो भारत किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ आए थे कौन? मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? चिश्ती परंपरा, जो अभी मुइनुद्दीन चिश्ती जो देखे थे, तो ये जो चिश्ती है, चिश्ती परंपरा का जो मुख्य केंद्र होता है वो कहाँ पे है? तो अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। मुख्य केंद्र कहाँ पे है? अजमेर में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और हमारा 16वां प्रश्न है, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो ये पीर कहलाता है। सूफी मत के जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं या प्रवर्तक हैं उसको पीर कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा अब्दुल्लाह ने। ठीक है, आगे प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न हमारा, किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? किसने कैद किया था? अकबर का पुत्र है जहांगीर। किसका पुत्र है? तो अकबर का पुत्र जहांगीर। ठीक है, शेर अहमद सरहिंदी। जहांगीर ने किसे कैद किया था? शेख अहमद सरहिंदी को कैद कर लिया था। चलिए आगे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? कादिरी संप्रदाय, किसका? कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक अब्दुल कादिर गिलानी है। अब्दुल कादिर गिलानी, कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। ठीक है, सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन सूफियों में से सबसे धनी सूफी कौन थे? सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन सबसे धनी सूफी थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न हमारा 13वां, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम, किसका? ध्यान रखिएगा, शेख उल इस्लाम का बात किया जा रहा है, कि उपाधि किसे दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को। शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ, ठीक है, भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। किसने? दारा शिकोह ने किया था। किसका? भागवत गीता और योग वशिष्ठ का जो फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अंतिम प्रश्न है आज का, किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती हमारा सही आंसर हो जाएगा।
और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा जितने भी प्रश्न हम पढ़ाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक करें, ठीक है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि सारा अपडेट आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। ऐसे ही अपडेटेड प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न।